हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। समय रहते ही माँ की आंखें खोल दी। उन्होंने बेटे की नजरों में गिराने से बचा लिया। प्रेम में त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। जो यह कहता है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी दूसरे के भी नहीं हो सकते, यहाँ प्यार नहीं स्वार्थ बोल रहा है। सच तो यह है कि प्रेम में जहाँ अधिकार की भावना आती है वही इंसान स्वार्थी होने लगता है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम समाप्त हो जाएगा। परोक्त पंक्तियों पढ़ते पढ़ते विनय ने आंखें मूंद ली। एक एक शब्द सत्य है इस पंक्तियों का। क्या उसके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित नहीं हो रहा है? अतीत एक एक पल उसमें समृद्धियों में विचरने लगी। विजय जब छोटा था तभी उसके पापा गुजर गए। उसे और उसकी बेटी छोटी बहन संजना को उसकी माँ के सपने ने कठिन से पाल लिया। वह कैसे भूल गए कि वे दिन जब माँ बड़ी कठिनाइयों से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। अपने जीवन का में पिता ने घर के सामने के लिए इतनी कर्ज ले लिया था कि में से कुछ बचा ही नहीं था। पेंशन भी ज्यादा नहीं ही आती थी। माँ को आज से ज्यादा कल की चिंता थी। उसकी और संजना की उच्चता के साथ साथ उन्हें संजना के विवाह के लिए भी रकम जमा करनी थी। उनका मानना था कि दहेज का लेन देन अभी भी समाज में विद्यमान है। कुछ रकम होगी तो दहेज लोभियों को संतुष्ट किया जा सकेगा, अन्यथा बेटी के हाथ पीले कैसे करना आसान नहीं। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिली, पर वेतन इतना था कि घर का खर्च ही नहीं चल पाता था। फायदा बस इतना हुआ कि अध्यापिका की संतान होने के कारण उनको आसानी से स्कूल में दाखिला मिल गया। माँ ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होने दी। आवश्यकता का सभी सामान उन्हें उपलब्ध कराने की उन्होंने कोशिश की। उसके लिए ट्यूशन भी पढ़ाए। उन दोनों ने भी माँ के विश्वास को भंग नहीं होने दिया। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। जब मैट्रिक में उन्होंने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप तो मिल ही गई, उसको पहचान भी मिली। यही 12वीं में हुआ। उसे IIT में दाखिला तो नहीं मिल पाया, पर नेट मिल गया। संजना ने अभी अपने भाई विनय का अनुसरण किया। उसने भी बायो टेक्नोलॉजी को अपना करियर बनाया। बच्चों को अपने अपने सपने पूरे करने देख माँ को सुकून तो मिला, पर मन ही मन उन्हें यह डर भी सताने लगा कि कहीं बच्चे अपनी चुनौती डर पर इतने मस्त न हो जाएं कि उनकी अनदेखी करने लगे। अब वे उनके प्रति ज्यादा ही चिंता रहने लगे। माँ स्कूल कॉलेज की हर बात तो पूछती ही, उनके मित्रों के बारे में भी हर संभव जानकारी लेने का प्रयास करती। विनय और संजना ने कभी उनकी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्हें लगा कि माँ का अतिशय प्रेम भी उनसे यह करवा रहा है। भला माँ को उनकी चिंता नहीं होगी तो किसी होगी। माँ की खुशी की सीमा न रही। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। संजना का कोर्स भी पूरा होने लगा था। माँ ने उसके विवाह की बात चलाना प्रारंभ कर दी। संजना रिसर्च करना चाहती थी। उसने अपना पक्ष रखा तो माँ ने यह कहकर अनसुना कर दिया कि मुझे
प्रयास करने दो। यह तो कोई आवश्यक नहीं कि तुरंत अच्छा रिश्ता मिल जाए। संयोग से एक अच्छा घर परिवार मिल गया। संजना ने मना करने के बावजूद माँ ने अपने अधिकार का प्रयोग कर उस पर विवाह के लिए दबाव बनाया। विनय ने संजना का साथ देना चाहता था तो माँ ने उससे कहा कि मुझे अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर लेने दो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम स्वयं जाकर लड़के से मिल लो। अगर तुम्हें कमी लगे तो बता देना, मैं अपना निर्णय बदल दूंगी। और जहाँ तक संजना की पढ़ाई का प्रश्न है, वह विवाह के बाद भी कर सकती है। विनय तब तक समीर से मिला था, उसमें उसे कोई भी कमी नजर नहीं आई। अक्सर व्यक्तित्व होने के साथ वह अच्छे खाते पीते घर से हैं। कमा खा भी अच्छा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर है। माँ ने जैसे दिन देखे थे, जैसा जीवन जिया था, उसने अनुसार उसे उनका सोचना गलत भी नहीं लगा। वे एक माँ हैं। हर माँ की इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में जल्दी अस्थायित्व प्राप्त कर लें। आखिर वह संजना को मनाने में कामयाब हो गया। संजना और समीर का विवाह धूमधाम से हो गया। संजना के विवाह के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर माँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर विनय के पास आई। एक दिन बातों बातों में उसने अपने मन की बात उनके सामने रखते हुए कहा, माँ, अब आपकी सारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता, अब यहीं रहो। बेटे के मुख से यह बात सुनकर माँ भाव विभोर हो गई। आखिर उससे अधिक एक माँ को और क्या चाहिए। उन्होंने त्याग पत्र भेज दिया। कुछ दिन बाद वे उस घर को किराए पर उठाकर तथा वहां से कुछ आवश्यकता समाप्त लेकर आ गई। उसने भी आज्ञाकारी पुत्र की तरह माँ का कर्ज उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के खर्च के पूरे पैसे माँ को लाकर देता। हर जगह अपने साथ लेकर जाता। उनकी हर इच्छा पूरी करने का हर संभव प्रयत्न करता। धीरे धीरे पुत्र की जिंदगी में उनका दखल बढ़ता गया। वे उससे एकाएक पैसा का हिसाब लेने लगी। अगर वह कभी मित्रों के साथ रिश्ता में चला जाता तो माँ कहीं, बेटा, फजूल खर्ची उचित नहीं है। आज की बचत कल काम आएगी। माँ अपने जीवन का अनुभव बांट रही थी, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, इच्छा हैं। दिनों में 3-4 बार फोन करती। रात को अगर आने से देर हो जाती तो 10 तरह के सवाल करती। इसलिए वह मित्रों की पार्टी आवश्यकताएं हैं, इच्छा हैं। दिनों में 3-4 बार फोन करती। रात को अगर आने से देर हो जाती तो 10 तरह के सवाल करती। इसलिए वह मित्रों की पार्टी में भी सम्मिलित नहीं हो पाता। झुंझलाहट तब और बढ़ जाती जब देर रात तक उसे ऑफिस में रुकना पड़ता है और माँ को लगता है कि वह अपने मित्रों के साथ घूम रहा है। माँ के तरह तरह के प्रश्नों उसे क्रोध से भर देते, खासकर जब ये घुमा फिर कर यह जानने का प्रयत्न करती कि उसके मित्रों में कोई लड़की तो नहीं। उनका आश्रय समझ कर भी उन्हें कुछ नहीं कह पाता था। माँ का अपने प्रति अतिशय प्रेम चिंता सह कर टालने की कोशिश करता। माँ का उसकी जिद्दी में दखल और माँ के प्रति उसका
अतिशय झुकाव भाव कर मित्रों ने माँ की पूछ कर उसका मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। कोई कहता यार तू तो अपनी माँ का बच्चा है, कब तक माँ का आंचल पकड़कर घूमता रहेगा? आंचल छोड़कर मर्द बन, कुछ निर्णय तो अपने आप ले। सुनकर उसका आत्म सम्मान डगमगाता, स्वाभिमान को चोट लगती पर चुप रह जाता। अब उसे लगने लगा कि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार स्वाभाविक है, पर उसकी सीमा रेखा होनी चाहिए। बच्चे को एक स्पेस मिलना चाहिए, कम से कम उसे एक बार तो छोड़ देनी चाहिए कि वह कुछ समय पहले हम उम्र मित्रों के साथ बिता सके। आज भी उसके मन में माँ का स्थान सर्वोपरि। आखिर माँ ही तो है जिन्होंने न केवल उसे जिंदगी दी, उसे इस मुकाम तक पहुँचाने में कितने ही कष्ट सहे, फिर भी मन में तरह तरह के प्रश्न और शंकाएं क्यों? वे अब भी जो कर रही हैं उसमें उनका प्यार छिपा है। माँ ने कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। निदा फाजली ने यूं ही नहीं लिखा दिया, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दिल से बात की बिन चिट्ठी तार। साल 10 साल बीतने लगे। उसके लगभग सभी मित्रों के विवाह हो गए। वे अक्सर कहते यार कब मिठाई खिलाई। वह मुस्कुराता कह रहा था, मुझे आज़ादी प्यारी है, अभी मैं बंधन में बंधा नहीं चाहता। इस बीच कई रिश्ते आए पर माँ कोई लड़की पसंद नहीं आती। कहीं परिवार अच्छा नहीं है तो कहीं लड़की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लेन देन के मसले पर बात टूट जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जिस दहेज की समस्या से वह संजना के समय त्रस्त भी, वही दहेज का लालच अब उनके मन में कैसे समा गया। एक दिन रिश्ता तो उसके कंपनी में ही काम कर रही एक लड़की की थी। उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए इसलिए ज्यादा उत्सुक थे क्योंकि उन्हें लगा था कि दोनों में काम करने से एक दूसरे की समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन माँ को वह लड़के की पसंद नहीं आई। उसने कुछ कहना चाहता तो बोली, तो अभी बच्चा है, शादी विवाह ऐसे ही नहीं किया जाता, बहुत कुछ देखना और सोचना पड़ता है। उसकी नाक इतनी मोटी और चपटी है कि अगर उसे विवाह हो गया तो आगे सारी पीढ़ियां चपटी नाक लेकर आएगी। उसने कभी माँ की बात नहीं काटी थी तो अब क्या कहता कि उसे लड़की का रंग रूप, सूरत सीरत ठीक ही लगी। नाक और ऐसी मोटी या चपटी तो नहीं लगी जैसा माँ कह रही है। पता नहीं माँ ने बहू के रूप में कैसी लड़की मन में बसा रखी है। अब ये क्यों भूल रही है कि हर लड़की सर्वगुण संपन्न नहीं होती। सच तो यह है कि वह इस रिश्ते के आने से पहले कई बार ऑफिस कैंपस में उस लड़की को देख चुका था। आंखें मिली थी, शायद चाहते भी ने लगा था। उस दिन वह बहुत निराशा हुआ था और एक सपना टूटता महसूस कर रहा था। पर माँ के खिलाफ जाकर कुछ कहने या करने का प्रश्न ही नहीं था। वह सब कुछ सहन कर सकता था, पर माँ की आंखों में आंसू नहीं बीत रहे थे। बच्चों के स्कूल में छुट्टी हो गई।
माँ ने संजना को छुट्टी में बुला लिया तो उसे भी लगा कि चलो अच्छा है, दिल दिमाग पर परछाएं नीरसता से मुक्त लगी। संजना के आते ही उसे छोड़ना ही नहीं। माँ हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, और वह उसके दिमाग पूरी करते करते थकता नहीं था। भैया कब तक यूं ही अकेले रहोगी, अब तो भाभी लाओ। आखिर माँ कब तक तुम्हारी गृहस्थी संभालती रहेगी, इन्हें भी तो आराम चाहिए। एक दिन संजना ने बातों बातों से कहा, कोई लड़की पसंद आए तब ना, विवाह गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं, जैसे किसी से भी कर दे। माँ ने कहा, आखिर भैया को कैसी लड़की चाहिए, मुझे बता दो, मैं ढूंढ लूंगी। अरे विनय, संजना को जलेबी पसंद है, आज छुट्टी है, अभी दीप सो रहा है, जा ले आ, वरना वह भी तेरे पीछे लग जाएगा। माँ ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, ठीक है माँ। उसने कपड़े बदले तथा चले गया। अभी आधी सीधी ही उतरा था कि उसे याद आया कि पैर लौट बाइक की चाबी लेना तो भूल गया। चाबी लाने पर वह पैर लौट आया। घंटे बजने ही वाला था कि माँ की आवाज सुनाई दी, तो बार बार विनय के विवाह के लिए मुझ पर क्यों दबाव डालती? अरे अगर उसका विवाह हो गया हो तो क्या तू ऐसा आकर यहाँ रह पाएगी? मैं घर को अपने अनुसार चलाऊंगी, हर बात को रोक टोक मुझसे सहन नहीं होगा। माँ की आवाज आई, पर माँ यह तो ठीक है कि भैया तुम से बहुत प्यार करते हैं, भला तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थी है, फिर मैं क्यों नहीं बन सकती? मैंने इतने कष्ट न झेले, अब जाकर कुछ आराम मिली है, फिर कोई आकर मेरे अधिकार छीने यह मुझसे सहन नहीं होगा। माँ, अगर भैया तो तुम्हारी इस भावना का पता चला तो? संजना ने आक्रोश भरे स्वर में कहा, पता कैसे चलेगा? यह मैं तुझसे कह रही हूँ, अब तुझ पर इतना विश्वास हो तो इस राज्य को राज ही रहने देगी। पर माँ, इस संदर्भ में अब मैं एक शब्द सुनना नहीं चाहती। तू अपनी गृहस्थी संभाल और मुझे मेरे तरीके से जीने दे। अगर ऐसा था तो तुमने मेरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे अनुसार मैं भी तो किसी का बेटा छीना है। तेरी बात अलग है, तू मेरी बेटी है, तुझे मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं। इसे आगे विनय से कुछ सुना नहीं गया। वो उल्टे पांव लौट गया। लगभग 1 घंटे बाद माँ का फोन आया। मन तो आया बात न करे, पर फोन। दोस्तों, हमारी वीडियो में तो सब्सक्राइब लिया। कहाँ हो तुम बेटे? इतनी देर हो गई, चिंता हो रही है। आज स्वर की मिठास पर भी तृष्णा हो आई, पर फिर भी आदत तन सहज स्वर में बोला, कुछ दोस्त मिल गए थे, नाश्ते पर इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। तेरे दोस्त भी तो तेरा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, जल्दी आ जाना, वरना दीप उड़ते ही तुम्हें ढूंढेगा। माँ का कई बार फोन आते ही देख उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। लगभग शाम को लौटा तो माँ के तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर में उसने सिर्फ इतना ही कहा, अचानक बॉस ने बुला लिया। उसके साथ किसी प्रोजेक्ट पर बात करते करते गहमा-गहमी हो गई। आज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत थक गया हूँ।
माँ को अचंभित छोड़ वह अपने कमरे में चला गया तथा कमरा बंद कर लिया। पता नहीं हो क्या हो गया इसे। आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। भैया कह रहे थे कि बॉस ने कुछ गहमा-गहमी हो गई, हो सकता है कुछ ऑफिस की परेशानी हो। अगर कुछ परेशानी भी है तो ऐसा कमरा बंद करके बैठने से थोड़ी ही हल हो जाएगी। आज तक तो हर परेशानी मुझसे शेयर करता था, फिर आज कहीं उसने वह बात। माँ, तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। उसके कानों में दीदी के वाक्य पड़े। खाने के समय माँ व दीदी उससे खाने के लिए कहने आई, पर उसने कह दिया भूल नहीं थी, हमें तो भूख नहीं है। उनके साथ ही खा लिया था। विनय जानता था कि उसके इस व्यवहार से माँ को दीदी दोनों आहत होगी, पर वह अपने आहत मन का क्या करे। मन ही नहीं लगा तो वह किताब लेकर बैठ गया। वैसे भी किताब उसका ही सदा के साथ ही रहती है। इसकी लाइब्रेरी शरत चंद्र से लेकर चेतन भगत, शेक्सपियर से लेकर हैरी पॉटर जैसे नए पुराने लेखकों की किताबों से भरी पड़ी थी। जब मन भटकता तो वह किताब लेकर बैठ जाता। मन का तनाव दूर भी हो जाता, मन को शांति भी मिल जाती। फिर भी अचानक से उसने उस पंक्तियों पर नजर डालती तो क्या हम माँ के प्रेम के स्वार्थ आ गया है जिसे अनचाहा हर डर पैदा करता है। परिस्थितियों पर नजर डाली तो लगा माँ का डर गलत नहीं है, पर उनका सोचना तो गलत है। उन्हें यह क्यों लगता है कि दूसरा आकर उनसे उनका अधिकार छीन लेगा। अगर वह अपना निस्वार्थ प्रेम बनाए रखती है तो अधिकार छीनने नहीं वरन उसमें वृद्धि होगी। अगर मैं उन सम्मान का नहीं करता तो उनकी हर इच्छा का पालन करता, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वो भी मेरी इच्छा का सम्मान करे, मुझे बंधन बनाकर रखने की बजाय थोड़ी स्वतंत्रता दे। माँ अगर नहीं चाहती तो मैं स्वयं प्रयास करूँगा। आखिर मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं कर्तव्य के साथ अधिकार भी चाहता हूँ। माँ को मुझे मेरा अधिकार देना ही होगा। मैं संजना से बात करूँगा, अगर उसने साथ दिया तो ठीक, वरना मर्यादा लागनी ही पड़ेगी। आखिर जब बुजुर्ग अपने ही अंश भी भावना को न समझा चाहते हैं तो बच्चों को मर्यादा लागनी पड़ती है। इस विचार में उसके मन में चलती उथल पुथल को शांत दी। घड़ी की ओर देखता तो 2 बज रहे थे। वह सोने की कोशिश करने लगा। साल भर बाद विनय ने संजना और विशाखा के साथ अपने पार्टनर मैट के सामने कार खड़ी कर दी। संजना ने कार में उतरकर कहा, भैया आप भी भाभी को लेकर पहुंचो, तब तक मैं आरती का थाल सजाती हूँ। अरे संजना, तू अचानक ना कोई सूचना कहाँ है? अमीर और दीप माँ ने दरवाजे पर उसे अकेला खड़ा देखकर प्रश्न किया। वे भी आ रहे थे, पर माँ अभी आरती का थाल सजाओ, भैया भाभी को लेकर घर आ रहे हैं। अभी क्या भाभी क्या कह रही थी? तू कब ऐसा कर सकता है? मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्या तू भी इसमें शामिल है? माँ ने बौखलाकर कहा, हाँ मैं भी। माँ अगर अपना सम्मान बनाए रखना चाहती है तो खुशी खुशी बहू का स्वागत करो। मैं आरती का थाल सजाती हूँ। और हाँ, तुरंत होटल नटराज के लिए निकलना है।
कोर्ट मैरिज हो चुकी है, पर समाज की मुहर लगाने के लिए वहाँ हमें रिसेप्शन के साथ विवाह की रस्में भी पूरी करनी होगी। कार्ड बट चुके हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आने का प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ कोई हंगामा न हो इसलिए समीर दीप को लेकर सीधा होटल चले गए हैं। जितनी तेजी से संजना का मुख चल रहा था उतनी तेजी से हाथ भी। पर लड़की कौन है, उसका परिवार कैसा है? क्रोध पर काबू पाते हुए माँ ने पूछा। लड़की से तुम मिल चुकी हो, भैया के साथ ही काम करती है। क्या यह विशाखा माँ तुम्हें चपटी नाक वाली नजर आती होगी, पर मुझे वह बहुत ही सुलझी और व्यापारिक लड़की लगती है। सबसे बड़ी बात वह भैया को पसंद करती है। शादी से पहले हर लड़की सुलझी नजर आती है। माँ, अगर अभी तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मेरी बात याद रखना, घाटे में तुम ही रहोगी। बच्चे बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद चाहते हैं, उसके बदले में बड़ों का सम्मान देते हैं। अगर उन्हें आशीर्वाद की जगह ताने और उलझने मिलते रहेंगे तो बड़े भी उनसे सम्मान की आशा न रखें। वैसे भी तुम्हारे रोग के कारण ही हमें अनचाहे तरीके से फैसला लेना पड़ता है। और तो और विशाखा के माता पिता को बड़ी कठिनाई से इस सब के लिए तैयार कर पाते हैं। अब चलो, कहते हुए संजना का स्वर कठोर हो गया था। वह आरती का धार लिए तेजी से बाहर की ओर चल दी। कहने सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया था। पंछी के पर निकल चुके हैं और वह अब बिना किसी की सहायता से उड़ान भी सीख चुका है। बहेलियां अगर चाहे भी तो उन्हें बांध कर नहीं रख सकता। सोचकर माँ ने संजना का अनुसरण किया। संजना बाहर आए तो देखा दरवाजे पर विनय विशाखा के साथ खड़ा है। आरती का थाल संजना माँ के हाथ में पकड़कर बोली, भैया पहले मेरी मुट्ठी गरम करो, तब अंदर आने दूंगी। विनय से मोटा सा लिफाफा पाकर वह हटी तथा माँ की तरह मुस्कुराती होकर बोली, माँ अब तुम्हारी बारी। पूरी जादूगरनी निकली। अभी से तो मेरे बेटे को फांस लिया, आगे न जाने क्या क्या होगा। मन ही मन बुदबुदाती अभी अंतर्मन ने उसे झकझोरा। अब अपना और कितना अपमान कराएगी सपना। आगे बढ़, खुशियाँ तेरे द्वार खड़ी है, खुशी खुशी स्वागत कर। उन्होंने संजना के हाथ से थाल लिया और आरती उतारते हुए बोली, अच्छा सरप्राइज दिया। तुम लोगों ने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। अगर तुझे इसी से विवाह करना था तो मुझसे कहते, क्या मैं मना कर देती। संजना, उसमें कुछ मीठा तो रखा ही नहीं। अब बिना मुँह मीठा करवाए कैसे बहू को गृह प्रवेश कराऊं। आज मीठा तो कुछ भी घर में नहीं है, जा थोड़ा सा गुड़ लेकर आ। विनय और संजना ने एक दूसरे को देखा। माँ में आए परिवर्तन ने उन्हें सुखद आश्चर्य से भर दिया। अब खड़ी ही रहेगी, लागेगी भी। संजना गुड़ लाने अंदर गई। विनय और विशाखा माँ के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिए और खुशी खुशी दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगी। हेलो दोस्तों, हमारी कहानी है खड़ूस दिमाग की माँ के अंदर बदलाव कैसे आया।